नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए एक बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ हिंदी में। इस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिसे टी हार्व एकर ने इंग्लिश में लिखा है, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं, जबकि बाकी जिंदगी भर पैसे की समस्याओं से। खंड 1, धन आपका ब्लूप्रिंट। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय पर और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दौलत का सिद्धांत: आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं फिश हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिखता है, अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हों, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मुद्दा ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण हैं। शोध से बार बार पता चला कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं। यानी उतनी धनराशि पर जीतने के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनर्स बनने वाले के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसा गंवा देते हैं तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पाली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका बिलियनर्स मस्तिष्क। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनर मस्तिष्क ही है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते
और ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। सोच से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं, वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं, वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणाम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में कहाँ से आए हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डाल लें और देख लेंगे कि आपकी सारी शंकाएं काफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दौलत का सिद्धांत। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है और आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं। परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनार में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीक का प्रयोग करते हैं जिनसे आप ज़्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं
आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुँचें तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें, फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश देती हैं, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी संदेश पहुंचाती हैं। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी एक चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज़ कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज़ इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है। यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठ सपने जैसा लगता है, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया, क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर भी मैं नियमित घोषणाएं करने लगा और मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय छोटा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणाएं दोहराएं। घोषणा क्या है? मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मुझे 5 मिनट का समय दें और मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता की ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम। दौलत का सिद्धांत। विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, कार्य परिणाम तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों
के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग के मूल स्रोत कौन हैं? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने पर काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज यही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचें और कैसे काम करें। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन 3 पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपको धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है, अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज़ से बना हूँ? पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक हाथ एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर भी एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मन के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जिश भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं, यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया, जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में
कोई समस्या नहीं आती थी। उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींचतान कर चलता था। किसी न किसी तरह वह अपने पैसों को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो भी हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं है कि वह कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि काम चलाओ पैसे से, ज़्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पाले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज़्यादा लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है, तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतती हैं। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलेनियर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले जाएंगे और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माओ में समुद्र किनारे एक कांडो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहाँ भेज देता। 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती और वह भी। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती हैं कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी भी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में मैं जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर। फिर भी अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फ़ायदा कमाने की उम्मीद करने से ज़्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए।
अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फायदा ना होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अवचेतन रूप से गलत शेयर, गलत कीमत, गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। क्यों? अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं जो अंततः आपके परिणामों को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता ना हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि आप यह सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। परिवर्तन का चौथा तत्व है रिकंडीशनिंग। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहाँ हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहते हैं तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ तक आपको प्रभावी अनुभवजन्य तकनीकों की श्रृंखला से गुजरना होता है। और आप इस पुस्तक को सुनते रहिए और मैं आपको एक बहुत ही अलग टाइप की फाइलें देने जा रहा हूँ। अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैंने सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर झुककर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दूसरा प्रभाव मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है अनुसरण मॉडलिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया या खराब प्रबंधन किया? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी
ज़्यादा पीछे नहीं हैं। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया। उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फ़ोन पर पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। उनका जवाब, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है, आम तौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नगद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में भी डूबे रहते थे। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस दौरान डैडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और ना ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज़ मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज़ से बना हूँ, पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे धेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोपदृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी न कभी इसी तरह का अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता रहा, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था। लेकिन मैं बस आंखें मटका कर कह देता था, हाँ डैडी, धन्यवाद। फिर हमारी जिंदगी अच्छी तरह से चलती थी, जब तक कि वह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी ज़मीन मिल गई है, हम वहाँ पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूबा जाता था, क्योंकि मैं जानता था इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक चलता रहा जब तक मैं 21 साल का नहीं हो गया, और फिर मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाज़ा लगाया, मैं वैसा ही हो गया, यानी बिल्डर। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। ना जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और खुद को दुनिया की शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं हैं, मेरे कर्मचारी
अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अवचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा हूँ। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वह सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशन करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकाला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने की सनक उठती है, लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण ऑरलैंडो फ्लोरिडा के मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने या धन्यवाद देने के लिए एक एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वह सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई। उसने कहा, मेरी उम्र 63 साल का है और मैं काफ़ी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, सेमिनार जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बातें सुनी हैं और उनकी सिखाई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ। इतने वर्षों से मुझे इसका कारण कभी पता नहीं चल पाया। मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बन गया। मेरे डैडी ने मंदी की युग का सामना किया। वे हर दिन बेकाम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फुट फुट कर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वह बर्बाद कहाँ हुआ है। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यह तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है, तो आपकी सीखी हर चीज काम आ सकती है और आप बड़ी तेजी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे जोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली तो उसके जीवन में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीनों में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहें। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर में रह चुके हैं। उन लोगों को प्रायः झटका लगता है
जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वास और आदतों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वे अपने पैसों को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमानी की सलाह: मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें कि इससे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ति का सिद्धांत भी सिखाते हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज मिलेगी। दौलत का सिद्धांत: अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। घोषणा: दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव: विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्तरां में गई। उसने मम्मी डैडी से पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं है कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह वयस्क जीवन में अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है और वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित कर। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाकर अपने डैडी से मांगो। लेकिन सारे पैसे डैडी के पास ही रहते थे। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती